ओके 54 नंबर यही से हम लोग छोड़े थे। Which of the following need not be avoided for construction of quick resistance building? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमको क्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना है तो जो हाइट है वो बिल्डिंग की यूनिफॉर्म हाइट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। सेकंड वन इज द avoid sharing. Dam has to be placed as far as possible from fault. तो देखिए ये बहुत जैसे क्या है कि जो भी डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो डैम कंस्ट्रक्शन में आप अभी शायद ये पढ़े होंगे आप लोग, जो आपके इसमें सिलेबस में भी होगा, आप इस सेमेस्टर में मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा, 7th सेमेस्टर में रहेगा, डैम की डिजाइन पढ़ाई जाती है। तो डैम की डिजाइन में ये पढ़ाया जाता है कि कैसी किस प्रकार की साइट जो लोकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या फैक्टर होने चाहिए। उसमें एक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि फॉल्ट जो है वो मतलब नीचे जो है जो जियोग्राफिकल स्टडी की जाती है पूरे ग्राउंड की, उसमें देखा जाता है कि फॉल्ट वाला लोकेशन ना हो, अदरवाइज जो है वो हमेशा पानी में जो है एक प्रकार का वाइब्रेशन बना रहेगा। जब भी वहाँ पे नीचे एक दूसरे पर लेयर जब भी खिंचेगी या एक दूसरे से दूर जाएगी पास आएगी तो शेयरिंग जो है वो जनरेट होगा। शेयर फोर्स वहाँ पे हमेशा जो है एक मेजर रोल प्ले करने लगेगा। उसको रोकने के लिए जो है फॉल्ट प्लेन में कभी भी हम जो है डैम का डिजाइन नहीं करते। Then after earthquake occurs at which portion of plate? That's a middle portion. ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। Then after the stone the dash is a bad conductor of heat and it is also non-combustible building material. तो ये होगा स्टोन। उसके बाद सैंडस्टोन, ग्रेनाइट है, देन लाइमस्टोन है। तो खैर ये तो इसे स्टोन ही कहते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज आल्सो नॉन कंबस्टिबल बिल्डिंग मटेरियल। स्टोन में सभी आ जाता है, सैंडस्टोन ग्रेनाइट कहने का कोई मतलब नहीं। देन आफ्टर it is found that the brick are not seriously affected until very high temperature of 1200 से 1300 आर रिच। ठीक है, तो जैसे क्या होता है घरों में जब आग लग जाती है तो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में। तो शुरू में आप देखेंगे जब घर में आग लगती है तो लकड़ी के जो मतलब चौखट है, दरवाजा है, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जैसे आपके बिजली वाले जो बोर्ड्स हैं ये सब पहले जलना शुरू होते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो होता है ईटा भी जो है जो ब्रिक होता है वो भी घर में जो है जलने लगती है। ये आप ऑब्जर्व करिएगा जो घरों में आग लग जाती है तो जो ब्रिक वर्क है वो भी जल जाता है। ठीक है ना, सरिया भी जलने लगती है। वो डिपेंड करता है कि सबका टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे ये अफेक्ट होता है। तो ब्रिक जो है लगभग जो 1200 के आसपास टेम्परेचर पे अफेक्ट होने लगती है। 59 it is quite evident that the incoming air for ventilation should be cool in summer and warm in winter before it enters the room. ये तो ये टाइप का क्वेश्चन है कि next one, in winter it becomes necessary to supply slightly gas heated air to inside of the building. ठीक है, तो गर्मी के दिन मैंने विंटर में ठंडी के दिनों में क्या है, इट बिकम नेसेसरी टू सप्लाई स्लाइटली हीटेड एयर टू इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। ये तो बहुत जरूरी है कि मतलब ठंडी के दिनों में जो है हीटेड एयर जो है वो बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हो। ठीक है, कूल जाएगा तो मतलब कोई आपको बेनिफिट नहीं है। ह्यूमिड तो आएगा ही नहीं, हीटेड एयर किसी तरह जो है सप्लाई हो तो ज़्यादा बेटर होगा। और वही जो थोड़ा देर अगर धूप निकल जाती है तो वो हीटेड एयर जनरेट हो जाती है, अदरवाइज उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। 62 नंबर देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक आर नॉट डक्टाइल, प्लास्टिक आर
organic in nature. Plastic have good electric insulation property. PVC plastic are inflammable. ये स्टेटमेंट सही है कि PVC प्लास्टिक जो होती है वो इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक? PVC प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारी की सारी जो है प्रॉपर्टी है। 63 नंबर देखते हैं, प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स ऑन द basis of either behavior with respect to heating. Okay, थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों जो है हीटिंग बिहेवियर की वजह से एक दूसरे से अलग किया गया है, ना कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से, ना ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी की वजह से, और ना ही जो है उसके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ जो है हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए इसका नाम दिया गया है थर्मो। थर्मो कहने का मतलब ही है कि वहाँ पे हीट का इफेक्ट होगा, ठीक है, इसीलिए उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। 64 नंबर देखते हैं, which of the following statement about thermosetting plastic is not true? It is possible to change their shape on heating. ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हीट करने से जो है इट इज पॉसिबल टू चेंज देयर शेप, उसका शेप बदल जाएगा ऑन हीटिंग, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। 65 number, which of the following types of plastic have a high modulus of elasticity? Rigid plastics, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये प्लास्टिक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सब डिवीजन एंड लेआउट प्लान which shall be drawn on a scale of not less than 1:500। जैसे आप घरों का जो नक्शा बनाते हैं, उसका जो हम लोग जो मैप बनाते हैं वो 1:50 पे बनाते हैं या 1:100 पे बनाते हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन जो लेआउट प्लान बनता है वो जो है मतलब जो जैसे पूरे एरिया का दिखाना होगा या पूरे बुद्धा का दिखाना होगा, तो उसके लिए पूरे गोरखपुर का प्लान दिखाना होगा, तो इसके लिए जो स्केल यूज की जाती है दैट्स 1:500, बड़े मैप को दिखाना होगा। The building line usually parallel to the plot boundaries and laid down in each case by the authority beyond which nothing can be constructed towards the side boundaries. Okay, कह रहा है डैश लाइन यूजुअली पैरेलल टू द प्लॉट बाउंड्रीज, ठीक है, प्लॉट बाउंड्रीज की जो पैरेलल लाइन चलती है, ठीक है, in each case by the authority beyond which nothing can be constructed towards the side boundaries। तो वो कौन सी लाइन होती है, कह रहा है कि जिसके जो है क्लोजर में कहेंगे, यानी कि जैसे प्लॉट बाउंड्रीज के वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो दैट्स अ बिल्डिंग लाइन। जब आप मैप देखेंगे तो बिल्डिंग लाइन, एक बिल्डिंग लाइन होती है, एक प्लॉट लाइन होती है, ठीक है, ये बहुत तरह की लाइन बताया गया है उसमें, तो प्रॉपर्टी लाइन, प्लॉट लाइन, बिल्डिंग लाइन, तो सभी अलग अलग प्रकार की लाइन है। और ये आपको मैप में मैं दिखा दूंगा, इसमें कुछ मैप है मेरे पास जिसमें बना हुआ है, तो बिल्डिंग लाइन जो है इसका राइट आंसर होगा। Then after the ratio of the total floor area inclusive of all the floor to the area of plot on which building stand is known as built-up area। built-up area देखिए दो तीन प्रकार के एरिया, प्लॉट एरिया वो होता है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझे हैं, तो प्लॉट एरिया है, जैसे मानिए कोई बड़ा ये पूरा प्लॉट है, दैट्स अ प्लॉट एरिया, ठीक है ना। देन आफ्टर बिल्ट अप एरिया वो एरिया हो गया जितने दूर पे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जितने दूर पे हम घर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड ए बिल्ट अप एरिया। तो ये अलग अलग प्रकार का है। फ्लोर एरिया अलग आ जाता है, फ्लोर एरिया में जो है आपका ये हटा देते हैं, जो वॉल आता है, ये सब एरिया हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। Then after due to improper ventilation, which gas gets stuck into house and develop dizziness to the occupant? Carbon dioxide,
ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, घरों में अगर इम्प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसीलिए घर में जो है अच्छे डिजाइनिंग का मतलब ये है कि आप घर में जो है क्रॉस वेंटिलेशन दें। जब क्रॉस वेंटिलेशन देंगे, ठीक है ना, क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। जैसे ये कोई घर है, ठीक है ना, तो घर में मानिए इस कोने पर हमने एक दरवाजा प्रोवाइड किया, ठीक है, ये कोई कमरा है। तो दूसरा दरवाजा मानिए कोई और कमरा है, तो कोशिश करना है कि इसी डोर के सामने जो है फिर यहाँ पर डोर हो, ठीक है। जो एयर इधर से आए वो उसको पास करते हुए निकले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में बना रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसा इस तरफ हो, यहाँ से निकल जाए। प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, तभी, नहीं तो अदरवाइज अगर कोई रूम पैक हो जाएगा तो वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होने लगेगा और उससे जो है बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी, घर में अस्वस्थ हो जाएंगे लोग, सब प्रॉब्लम्स आती है। कहते हैं लोग वास्तुशास्त्र से नहीं बना है, ऐसा नहीं होता है। होता यही है कि एक्चुअली में वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। The dash is a mixture of cement, sand, and pebbles या crushed rock यानी कि aggregate and water, which when placed in the skeletons of forms are allowed to cure, becomes hard like a stone. सिंपल चीजें जैसे सीमेंट कॉन्क्रीट, मैंने सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो मिक्सचर है, दैट्स कॉल्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, ना कि सीमेंट स्लरी बोलते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग बोलते हैं, सीमेंट मोटार बोलते हैं, उसको हम लोग सीमेंट कॉन्क्रीट ही बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ग्राउटिंग अलग चीज होती है। सीमेंट मोटार का बोलेंगे जब सीमेंट और सैंड का रेशियो होगा, जब सीमेंट और सैंड होगा, दैट्स कॉल्ड सीमेंट मोटार। और सीमेंट मोटार जो होता है वो हम लोग 1:3 के रेशियो में जनरली यूज करते हैं, ठीक है, और 1:3, 1:6 ऐसे यूज करते हैं, अलग अलग रेशियो। ग्राउटिंग अलग चीज हो गया, सीमेंट के साथ जो है सीमेंट सैंड के साथ जो सैंड तो बहुत कम ही डालते हैं, सीमेंट रहता है, थोड़ा सा सैंड रहता है और कुछ लिक्विड मिलाते हैं उसके साथ में ग्राउटिंग करने के लिए बाय यूजिंग सम इंजेक्टर। कह रहा पिच रूफ कहाँ पे सुटेबल रहेगा? पिच एंड स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल फॉर कोस्टल रीजन्स, ठीक है ना। कोस्टल रीजन जैसे लाइक जम्मू एंड कश्मीर या इस तरह के जो एरिया होते हैं, प्लेन रीजन में जो है हम पिच रूफ नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ इंडिया डिवाइडेड 4 जोन, ये ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। ये भी नीचे वाला 75 वाला ये भी डिस्कस है। देखिए अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। ये भी अभी हमने कल ही डिस्कस किया है। विंड ऑफ लोकेशन जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी सभी चीजें जो है डिसाइड करती हैं कि इन्फ्लुएंस करती हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन को। साइट सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सभी चीजें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है which of the following assumptions is correct for earthquake design resistant structure? Earthquake will not occur simultaneously with wind. ठीक है, कह रहा है कि which of the following assumptions is correct for earthquake resistant design structure? तो कौन सा assumption सही है? देखते हैं पहले डी वाला, अर्थक्वेक विल ऑकर साइमल्टेनियसली विद विंड। मतलब कह रहा है कि अर्थक्वेक आएगा और विंड भी जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थक्वेक विल ऑकर साइमल्टेनियसली विद मैक्सिमम सी वेव्स, पॉसिबल नहीं है। फ्लड के साथ पॉसिबल नहीं है। अर्थक्वेक विल नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली विद विंड, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो विंड भी आए और अर्थक्वेक भी आए। ये देखिए 78 नंबर के लिए जो है ये कह रहा है कि अर्थक्वेक्स ऑफ 7.0 कैन कॉजेज सीवर डैमेज। इसके लिए हमने आपको एक चार्ट दिया था, वो चार्ट अपने पास याद कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग, किस किस कंडीशन पे कौन सा डैमेजेस होता है, कब माइनर होता है, कब मेजर होता है, कब सीवर होता है, ठीक है ना।
इसमें लगभग 4 से 4.5, 5 से 5.5 ऐसे कैटेगरी बांटी गई थी। The process by which building are made more resistant to earthquake is the retrofitting, ठीक है ना। अगर हमको बिल्डिंग को रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक बनाना है, बिल्डिंग जो है वो बेहतर तरीके से रेजिस्टेंस ले सके अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको रेट्रोफिटिंग जो है उसका ध्यान देना पड़ेगा। रेट्रोफिटिंग क्या होती है, ये तो अभी हमने आपको बताया है कि जैसे कि जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं जैकेटिंग में या ये सब में, वही आता है रेट्रोफिटिंग। Which of the following structure represent that a fiber composite? फाइबर कंपोजिट कौन सा शो कर रहा है? ये 4 तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सी वाला आंसर जो है वो फाइबर कंपोजिट शो कर रहा है। जैसे आपने कभी आपने पॉलीप्रोपिलीन नहीं देखा होगा, आप देखिएगा पॉलीप्रोपिलीन छोटा छोटा होता है, इतना बड़ा बड़ा, हाँ, और पतला पतला, जैसे प्लास्टिक की डोरी को अगर आप कट करेंगे छोटे छोटे पीस में तो एकदम वैसा ही दिखेगा, ठीक है ना, उसमें से रेसा रेसा निकला रहता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जैसे फाइबर कंपोजिट्स होता है। आप नेट पर कभी सर्च करिएगा कि फाइबर कैसा दिखता है। FRP, fiber reinforced polymer. PVC is widely used to make pipes because does not reach to chemical. ठीक है, PVC पाइप को यूज करते हैं क्योंकि वह केमिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है ना। पानी के PVC पाइप पर जो है केमिकल्स का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पानी में जो केमिकल्स अवेलेबल होते हैं, और PVC पाइप जो है आजकल आप देखेंगे ग्रे कलर का आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सभी घर पर लोहे वाली पाइप आजकल नहीं यूज कर रहे हैं, सब लोग PVC वाली यूज कर रहे हैं, मोटी मोटी ग्रे कलर की आती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है केमिकल्स का प्रभाव नहीं होता। नहीं तो अगर क्या होता है कि ऑर्डनरी पाइप्स में जो होता है, तो पहले कास्ट आयरन वाली ये वाली यूज करते थे, तो लोहे वाली जो पाइप थी तो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, 10 साल में तो एकदम चौपट हो जाती थी, 8 साल 10 साल में एकदम बर्बाद। number. In order to secure superstructure from earthquake, base isolation technique is the most preferred. We already discussed it. 86 number देखिए, dash are the structure member designed to carry and transfer transverse load across space to support element. एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रांसवर्स लोड के लिए हम बीम पे टिक करें, कॉलम पे टिक करें, लिंटल पे टिक करें, ठीक है ना। देखिए कॉलम जो है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जैसे कि आपको मैं फिगर से दिखाता हूँ। जैसे कि ट्रांसवर्स लोडिंग आएगी, ठीक है ना, ट्रांसवर्स लोडिंग में जो है आप हमेशा जो है बीम पर टिक करिएगा। कैसे, ये आपको समझ सकते हैं, जो आप जिसके भी ध्यान में ये आ जाएगा कि हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था जो कुछ दिन पहले मैं पढ़ा रहा था, ऐसे जिसमें 8 बाई 8 का ऐसे था, ठीक है, जिसको याद होगा, ये 8 था, ये 8 था, उसमें टर्म यूज हुआ था ट्रांसवर्स वाला, ठीक है, तो वहाँ से ये आपको रिलेटेड है। ये जो हमारा ट्रांसवर्स लोड होता है वह बीम कैरी करेगा। इस प्रॉब्लम को सब लोग लगा लीजिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्सटी 68 बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि उस टॉप मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं बिल्डिंग का, जो विच प्रोवाइड कवरिंग टू इंटायर असेंबली ऑफ द ऑक्यूपेंट, मतलब जितने भी खाली स्पेस है उसको
ऑक्यूपेंट करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको तो हम भाई क्षति बोलेंगे, ठीक है ना। बेस आइसोलेशन टेक्निक जो है इंडिया में कब लाई गई थी? किल्लारी अर्थक्वेक के बाद लाई गई थी, कई बार बता चुके हैं आपको, पढ़ लीजिएगा। जैकेटिंग जो करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बिल्डिंग की, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देखिए कोई भी बिल्डिंग में जैकेटिंग जो होती है, जैकेटिंग जब बिल्डिंग को करते हैं तो हमारा पर्पज यही है कि बिल्डिंग की जो है बिल्डिंग जो कोई भी बिल्डिंग फेल होगी तो 2 ही रीजन से फेल होगी। एक तो शेयर फोर्स की वजह से, यानी कि शेयर फोर्स का मतलब हो गया शेयर स्ट्रेंथ, और दूसरा हो गया बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग की वजह से, यानी जब बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा तो हम जैकेटिंग करके बिल्डिंग का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि शेयर फोर्स जो है रजिस्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ा दी, दोनों चीज़ों को बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। चलिए